तो इंतखाबी जंग में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, जो कि सियासी तज्जिया निगार हैं। साथ ही साथ अशोक सिन्हा जी हैं, बीजेपी से हैं, और अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी से, और हमारे साथ ही महफूज आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी संजय सिंह जी, एक ज़माने में हमने देखा था कि बिहार एजुकेशन यानी तालीम के मैदान में बहुत नाम रखता था। चाहे जो भी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी रही है, लेकिन आज उसी बिहार का बच्चा पढ़ाई के लिए या तो राजस्थान का रुख करता है, या फिर दिल्ली का रुख करता है, या फिर एएमयू का रुख करता है। तालीम की बात कोई क्यों नहीं करता है? जी हिना, बिल्कुल आपने बहुत सही प्रश्न उठाया कि इन तमाम एक्चुअली विरोधों के बावजूद और कठिनाइयों के बावजूद भी यदि हम परसेंटेज देखें, आज भी सिविल सर्विस में यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो बच्चा पास होता है वो बिहार का होता है जी। बिहार और यूपी, यही दो स्टेट लीड करते हैं। दूसरा, यदि आईआईटी और नीट की भी परीक्षा देखें, जो कोटा जाकर पढ़ने वाले, उसमें भी बिहार नंबर 1 और यूपी नंबर 2 पे यदि हम रेशियो देखेंगे। तो सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ यूपीएससी, सिविल सर्विस, बैंक पीओ से लेकर जितने भी तमाम तरह के रेलवे के जॉब्स हैं, बिल्कुल सब देख लिए, विपरीत परिस्थितियों में इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी बच्चा अपने यहाँ से माइग्रेट होता है और वो पढ़ाई करके अपना मुकाम हासिल कर सकता है। तो इतना टैलेंट बिहार के भीतर होते हुए भी यदि विकास नहीं किया गया, तो इतने सालों तक जो वहां पे राज किए, जिनकी भी शासन व्यवस्था रही, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की रही हो सरकार, चाहे नीतीश कुमार की रही हो, ये वहां की सरकार इतने सालों तक जिम्मेदार रही, क्योंकि उसके विकास के लिए कभी सोचा नहीं गया। अब जाकर के कहीं ना कहीं एम्स और आईआईटी की खुलने की बात हो रही है। बिल्कुल स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन को थोड़ा सा बढ़ावा मिला है। हम ये नहीं कह सकते कि पहले जो है तो लालू जी अपना चरवाहा विद्यालय खोले और उसके बजाय उसके विकास ढूंढने की कोशिश किए, लेकिन इस 15 साल में थोड़ा बहुत नीतीश कुमार ने जितना संभव हो पाया है वो कोशिश करने की प्रयास किए हैं। लेकिन अभी भी पूरी तरह हम बोले कि 100% सही है, लेकिन उसमें बिल्कुल एकदम ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। बिल्कुल सबसे पहली बात, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। जो जंगल राज की बात की जाती ये भी सही था। तो ये सुशासन बाबू का एक एंटी इनकम्बेंसी तो फैक्टर है ही, साथ साथ जिस तेजी के साथ विकास करना चाहिए, और खासकर बेरोजगारी की, जो तेजस्वी यादव ने बड़ी अच्छा सवाल उठाया कि जो होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हुआ। यदि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ी कर दिया जाती, वहां लॉ एंड ऑर्डर सही कर दिया जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट कर दिया जाता इंडस्ट्री के साथ, तो मुझे लगता आज की सिचुएशन जो बार बार ये 15 ईयर की बात हो रही है, ये ना हो करके कि आप 15 साल आप राज किए, 15 साल हमारी बारी है, तो ये मुझे लगता है ये 20 का सवाल हो जाता नीतीश कुमार के लिए, 15 से 20 की तरफ पड़ जाते। तो ये सवाल है। तो एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ पब्लिक में गुस्सा भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक अब ये जानती है कि उनका अलायंस चूंकि बीजेपी के साथ है, बीजेपी सत्ता में है और सेंटर में है, तो यदि आप वहां विपक्ष को बैठाएंगे तो उतना सपोर्ट शायद नहीं मिल पाए जितना कि बीजेपी एनडीए को देगी या नीतीश कुमार को देगी, क्योंकि उनके साथ जब अलायंस होगा तो जो काम एक तरह से नीतीश कुमार करा सकते हैं, तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी कठिनाई होगी। जी, तो ये तो आपका अपना जो सियासी तज्जिया है वो आप हमारे नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी भी लगातार मौजूद हैं। अरविंद वाजपेयी जी, आपसे बहुत मुख्तसर जानना चाहेंगे, 5 ऐसे क्या काम हैं जो कि होना चाहिए अभी तक नहीं हुए, मोटे मोटे तौर पर? जैसे सबसे पहला काम यह है कि जो एजुकेशन में कमियां हैं, देखिए एजुकेशन का सबसे बड़ा क्या उसका टेस्ट होता है कि अगर मान लो बीए की जो डिग्री है 3 साल का कोर्स है तो 3 साल में मिलनी चाहिए। बिल्कुल एडमिटेडली बिहार में 3 साल में डिग्री नहीं मिलती है, वो मिलती है 6 साल में। बिल्कुल नंबर 1। नंबर 2, लिटरेसी रेट यहाँ का क्या है? लिटरेसी रेट जो है वो 23वें नंबर पे है, मतलब 48% जो लोग हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या स्कूल जाते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी नाकामियां। नंबर 3, उद्योग धंधे। एक इंडस्ट्री का नाम कोई बता दे कि नीतीश बाबू ने एक इंडस्ट्री डेवलप की है। ऑन दी कंट्रेरी उन्होंने ये एडमिट किया है
कि भाई बिहार में उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं क्योंकि ये लैंड लॉक एरिया है। तो जब इच्छा शक्ति नहीं है तो बिहार में उद्योग धंधे कैसे लगेंगे। अब आ जाइए क्राइम की तरफ। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन, अभी हाल में आपने देखा शिवहर बक्सर जो महिला के साथ हुआ, उसके बच्चे को मार दिया गया। उसके बाद मुंगेर में दुर्गा भक्तों पे जो गोली चलाई जाए। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है तो ना रिलायंस आएगा, ना टाटा आएगा, ना महिंद्रा आएगा, ना कोई प्राइवेट इंडस्ट्री आएगी, ना कोई मोबाइल इंडस्ट्री आएगी। नोएडा में क्यों 102 मोबाइल इंडस्ट्री लग गई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट करने वाले को लाओगे या कोई सर्विस सेंटर खोलना चाहोगे, किसी उद्योगपति को लाओगे, तो उसके लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले देना पड़ेगा। देखिए ये बार बार जो 15 साल से कंपेरिजन है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। आप क्लास में जो सबसे फिसड्डी लड़का है उससे कंपेयर करेंगे या नंबर 1 जो आया उससे कंपेयर करेंगे? क्यों नहीं गुजरात से कंपेयर करोगे, क्यों नहीं तमिलनाडु से कंपेयर करोगे, क्यों नहीं पंजाब से कंपेयर करोगे? तो ये भी जो है ना, ये भी मामला गड़बड़ है। जी हमारे साथ महफूज आलम भी मौजूद है। महफूज, हमारे तमाम मेहमानों को आप सुन रहे हैं, क्या आप भी कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप वहां पर जमीनी तौर पर तमाम तर चीजों को देखते रहे हैं इंतखाबात में? देखिए हिना, सबसे बड़ा सवाल बिहार में है कि बिहार डेवलप क्यों नहीं हो सका, या बिहार के सिलसिले में जब तमाम सियासी पार्टियों के लीडर ये बात कह रहे हैं कि बिहार को तरक्की याफ्ता हो जाना चाहिए था, और जो हुकूमत रही है, बरसरे इक़्तिदार पार्टी रही है, जो बीजेपी के लीडर आपके यहाँ आए हैं अशोक जी, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत उनकी आ रही है और तमाम चीज़ें हैं, दावे अपनी जगह पर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है बिहार के लिए कि किसी भी सियासी पार्टी के तरजीहात में, उस एजेंडे में बिहार का डेवलपमेंट शामिल नहीं रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए भी कि हर इंतखाबात के वक्त सियासी पार्टियों को इस बात की याद आती है कि बिहार में बिहार की जो बुनियादी सवाल है उसको हल हो जाना चाहिए। अब जैसे बिहार में ट्रेडिशनल बहुत सारे काम थे, बुनकरों का सनत तबाह हो गया, कागज़ का कारखाना था खत्म हो गया, गन्ना मिल था जहां बड़ी आबादी जो है रोजगार से जुड़ी हुई थी वो खत्म हो गया, चीनी मिल बंद हो गई है। उस सिलसिले में उसको खोलने के सिलसिले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, मिलों को दोबारा चालू करने के सिलसिले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सवाल यह है कि जो पार्टियां ये बात कह रही है कि बिहार में मसले हैं और बिहार के मसले को हम हल कराएंगे, अगर वो सत्ता में है तो सबसे पहले तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि आपने किया क्या। अगर मरकजी हुकूमत में एलजेपी भागीदार है, मरकजी हुकूमत में एनडीए के साथ, तो क्या एलजेपी की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो बिहार के लिए सोचे, बिहार के डेवलपमेंट के लिए सोचे? जब इंतखाबात आता है तो आपके सामने जो है बिहार को लेकर एक बड़ा स्ट्रेटजी सामने आ जाता है, लेकिन जब इंतखाबात खत्म हो जाता है तो आप चले जाते हैं, आपको बिहार आपके एजेंडे में नहीं रहता है, तरजीहात में शामिल नहीं रहता है। सवाल है कि आज भी अगर ये बात कहा जाए कि बिहार में एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ से चले जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, रोजगार नहीं है, बड़ी तादाद में चले जाते हैं बाहर जो है काम करने के लिए। आप देखिए कि मगरबी चंपारण जहाँ आज इंतखाब हो रहा है, मशरकी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी, क्या आलम है उन जिलों का? क्या रोजगार है वहाँ पे? रोजगार हो सकता है चूँकि बड़ी तादाद में वहाँ के लोग किसान हैं और खेती पर डिपेंड करते हैं, खेती उनकी तबाह हो जाती है सैलाब की वजह से। जो ट्रेडिशनल उनके व्यापार थे, रोजगार थे, वो खत्म हो गए। चलिए महफूज, आपकी ये बात सीधे हम अशोक सिन्हा जी से ही पूछते हैं। अशोक सिन्हा जी, जिस तरह से हमारे साथी महफूज बता रहे हैं कि बात हो रही है, सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही लीडरों को क्यों याद आता है, क्या अभी तक दिखाई नहीं दिया था? एक छोटा सा ही एग्जाम्पल आपको देती हूँ, नमामि गंगे का क्या हुआ? वो प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट के तहत बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते थे, लेकिन उस फंड का क्या हुआ? इस बारे में कोई क्यों नहीं पूछता है? जब इन तमाम चीजों की बात आती है, सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही क्यों लीडर आते हैं? हिना, इसमें आपने, जैसे हमारे डिफरेंट पैनलिस्ट हैं जी, उन्होंने डिफरेंट मुद्दे उठाए। मैं आपके नमामि गंगे पे आता हूं, उसके पहले मैं सोचता हूं कि और जरा इंटरैक्ट कर लूं। पहली बात तो कि आप एक चीज मान के चलिए, जैसा आपके पॉलिटिकल एक्सपर्ट बघेल साहब ने बताया कि आप इंटायरिटी में देखिए समूचे एक एक एस्पेक्ट को। जैसे एजुकेशन में आप कह रहे हैं कि माइग्रेशन होता है, एजुकेशन में माइग्रेशन होता है, कहाँ माइग्रेशन होता है? रसा नहीं जाता है ना।
यूएसए नहीं जाता है ना। अगर दिल्ली कोई जाता है तो तमिलनाडु का भी आदमी आके एलएसआर में एडमिशन लेता है। क्या एलएसआर तमिलनाडु में है? आप सेंट स्टीफेंस क्या राजस्थान में है? ये ऐसे नहीं होता है। ये पूरे कंट्री में अगर कहीं चले जाते हैं स्पेशलिस्ट एजुकेशन के लिए तो इसको बहुत बड़े स्केल पे माइग्रेशन नहीं कहते हैं। और बिहार के लोगों की टेनासिटी देखिए कि वहां जाकर भी चाहे आईआईटी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईआईएम हो, या जितने हाई लेवल के एग्जामिनेशंस हैं, कंपटीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब या मैनेजमेंट जॉब, हर जगह बिहार के ही मैक्सिमम लोग आते हैं। तो ये भी जानना चाहिए कि आखिर वहां क्यों जाते हैं। तो जो एक्सेलेंस के इंस्टीट्यूशन है उसका भरपूर उपयोग बिहार का आदमी अगर करता है, जो कि हमारे ही देश में है, लेकिन अपनी रियासत में नहीं कर पाता, अपनी स्टेट में नहीं कर पाता। मेरा ये अहम सवाल है अशोक सिन्हा जी, अपनी रियासत में क्यों नहीं कर पाता? तो ये कहां पे करता है? बेंगलोर में नहीं, एक चीज मैं बता देता हूं। ये आप इस रूप में मत देखिए हिना जी। क्या बेंगलोर में ये आईआईटी दिल्ली है? क्या आपका राजस्थान में आईआईटी बॉम्बे है? ऐसा बात मत कहिए, सब एक ही कंट्री में है। तो बहुत पॉलिटिकली क्लेवर आंसर आपका यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। संजय सिंह जी देखिए किस तरह से बहुत जी। तो ये स्कूल एजुकेशन हिना जी मैं जरा क्लियर कर दूं। स्कूल एजुकेशन की जहां बात होती है वहीं पे नेटिव प्लेस की बात होती है। तो आज आपको मैं बता दूं कि यही एक जगह था जहां पे पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी विद्यालय थे। आज बच्चियों का और लड़कों का अनुपात दोनों में बराबर है। और पता नहीं यहाँ के पैनलिस्ट कहां से ला रहे हैं डाटा, यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट जो है बहुत ज्यादा कम हो गया है, बहुत ज्यादा। चलिए इसका जवाब संजय सिंह बघेल जी से ही जाएंगे। संजय सिंह जी इसका जवाब आपसे ही चाहेंगे। इस चीज को हम क्यों कह नहीं माने कि जहां स्क्रैच से उठा रहे हैं हम, तो वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। किसी भी स्टेट से ज्यादा बिहार का डेवलपमेंट है। जहां 3% डेवलपमेंट था ग्रोथ, आज 12%। अशोक सिन्हा जी का कहना है कि एजुकेशन तालीम के मामले में बिहार बहुत आगे है, बहुत अच्छा कर रहा है, और जो भी डेटा या जो भी तमाम तर आदाद शुमार आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। हिना देखिए, जो सिन्हा साहब ने सवाल उठाया और एलएसआर और तमिलनाडु ने सबका उदाहरण लिया, मुझे लगता है आम चुनाव के बारे में एक बहुत बड़ा व्यंग कहा जाता है कि आम चुनाव वही होता है जिसमें बहुत सारे सड़े आम रखे हैं एक टोकरी में, उसमें से जो सबसे कम सड़ा है उसको उठा लिया जाए, वही आम चुनाव किया जाए, वही आम चुनाव माना जाता है। सिन्हा जी ने क्या किया है कि हमारी पूरी बातों में से वो सब जो कम से सबसे कम सड़ा हुआ आम था उसको उन्होंने उठा लिया कि एजुकेशन के मामले में बिहार के लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, एलएसआर जाते हैं, आईआईटी जाते हैं, आईएम जाते हैं। बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों जाते हैं ये सवाल उन्होंने नहीं उठाया। उनको एजुकेशन दिखाई दिया, लेकिन वहां से बेचारे जो इतना माइग्रेंट निकलते हैं, और आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान बेचारे जो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर हर जगह से जाते हैं, जो 1500 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, जो 2000 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, उनको वो नहीं दिखाई देगा सिन्हा जी को, क्योंकि वो एक चीज देख रहे हैं। दूसरी तरफ वहां का मजदूर खाने के लिए लाले पड़े हैं, तो पंजाब में जाकर के वहां खेतों में मजदूरी करता है। यहाँ बिहार में ये व्यवस्था नहीं है कि वहां जाकर वही मजदूरी कर ले, अपने घर के पास कर ले और 2 जून की रोटी बसर पसर कर ले। दिल्ली में आके झुग्गियों में जो रह रहा है, 40 से 50% आप देख लीजिए बिहार का लोग आकर रहता है और यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहता है और दूसरे के घर में काम करता है। कोई ठेला चलाता है, कोई बर्तन मांजता है, कोई झाड़ू पोछा करता है। वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम विकास और बेरोजगारी की बात करते हैं तो उसमें यह भी शामिल है कि आप समग्र विकास की जब हम बात करेंगे तो 3 तरह की चीजें आती हैं। एक है स्किल्ड, एक दूसरा है सेमी स्किल्ड और तीसरा अनस्किल्ड। तो यदि हम देखा जाए तो 60% लोग जो वहां का निकल कर रहा है, ओवरऑल पॉपुलेशन और डेमोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, तो सिन्हा जी को यह बताना चाहिए कि वो जो 60% माइग्रेशन हो रहा है
तो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज के लिए नहीं हो रहा है, वो रोजी रोटी के लिए हो रहा है, वो भूख के लिए हो रहा है, वो रोजगार तलाश के लिए भी हो रहा है, उसको भी ये वहां पे समझना चाहिए। तो यदि ऐसा समग्र एकदम से वर्णन करेंगे, अपना एकदम से पीठ थपथपाने की कोशिश करेंगे, संजय सिंह जी, तो हम संजय कह सिंह जी, सकते इसी हैं बात को कि थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मिलों की बात क्यों नहीं हो रही? हमारे साथी महफूजुर रहमान भी ये कह रहे थे कि वहां पर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या मिल है, उनकी जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? संजय सिंह जी से लगातार हमारी बातचीत जारी है और हमारे साथ अशोक सिन्हा जी भी मौजूद हैं। अशोक सिन्हा जी, जिस तरह से संजय सिंह बात कर रहे थे कि ये तो रहा तस्वीर का एक रुख, दूसरा रुख आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो आज भी शिकायत कर रहे हैं कि सड़कें ठीक नहीं हैं, आज भी पटना में पानी भर जाता है, आज भी लोगों को तालीम के लिए दिक्कतें पेश आती हैं। इन तमाम चीज़ों की जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी गई? फिर बार बार बदलाव की बात क्यों आ रही है? रोजगार की घोषणा की। बहरहाल आपको तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी तरह से कंपार्टमेंटलाइज करके बता दिया है कि 1 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, नर्सेज की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है बिहार में, जो रिक्त स्थान भरे नहीं गए हैं। और तो और आपके पास इंजीनियर्स की कमी है, पुलिस विभाग में कितनी कमी है, उन्हीं को भर दिया जाए तो लाखों जॉब तो सही भर जाते हैं। तो पहले मुद्दे बदल जाते हैं। पहले चुनाव में हमने देखा बेरोजगारी आरक्षण मुद्दा था, दूसरे चरण के चुनाव में देखे पुलवामा और पाकिस्तान मुद्दे हो गए हैं। कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। बिहार के चुनाव में बिहार का विकास, बिहार में जो वायदा किए वो वायदे नहीं पूरे हुए, ना पूरा करने की कोशिश की, गपोड़ शंखी रहा। बड़ी बड़ी बातें चाहे केंद्र से की गई, गांधी सेतु समानांतर बनाने की बात की थी, क्या हुआ उसका? रेलवे से कहा था कभी प्राइवेटाइज नहीं होगा, कभी नहीं, दूसरे हाथों में जाएगा। रेलवे बिक गया करीब करीब, एयर इंडिया, दुनिया देखो। मेरी शुभकामना और शुभाशीष है चिराग के। तो नाज़रीन, लगातार हम देख रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा तमाम बातों का जवाब देते हुए मीडिया जिस तरह से उनसे बात कर रहा है, और हमारे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। फजल इमाम मलिक साहब हैं, जो कि तर्जुमान हैं RLSP के। फजल इमाम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका अपनी इस खास पेशकश में। और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि तरक्की की बात की जा रही है, फिर से विकास की बात की जा रही है, तो क्या कहीं कमी रह गई या फिर और कुछ आप देखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब हमसे पूछ रहे हैं ना जी? जी फजल इमाम साहब। हाँ, देखिए, यह है कि एक बहुत पुराना शेर है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तो पिछले 30 साल से कमोबेश यही हाल है बिहार में। और पलायन को लेकर जिस तरह से जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बात गलत है। इसको जस्टिफाई किया जाए कि प्रधानमंत्री बन गए या कुछ और, पढ़ाई के लिए अगर कोई जा रहा है उच्च शिक्षा के लिए, तो इसको मान सकते हैं कि ये ठीक है। लेकिन अगर रोजगार के लिए भूख से परेशान होकर अगर बिहार से कोई पलायन कर रहा है, तो पिछली सरकारों पे इसकी जिम्मेदारी आती है, जिन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। लंबे वादे जरूर किए गए, चाहे पहले की 15 साल की सरकार हो या ये सरकार हो, दोनों सरकारों ने अपने अपने तरीकों से लोगों को ठेका। और बिहार की जो बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात, बिहार के लोगों की बात, आज की 3 घटना में बता रहा हूँ। आज वोटिंग थी, लोगों के जहन में किस तरह से आम एवाम की बात की है, चाहे वो सुशील कुमार मोदी जी हों, नीतीश कुमार जी हों या तेजस्वी यादव हों। VIP कल्चर उन पर इतना हावी है कि वोटिंग राइट्स का अधिकार देने के लिए उन्होंने सारी चीजों को तोड़कर सबसे पहले वोटिंग दिया। लोग कतार में खड़े रहे, जबकि जब आप सत्ता में आने के लिए जब इस तरह की जुगत कर रहे हैं और आम लोगों की अवहेलना करके आम लोगों की तरह कतार में खड़े होकर नहीं वोट कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि आम एवाम का कितना को लेकर वो किस तरह से सत्ता में आने के बाद किस तरह से व्यवहार कर रहे होंगे। फजल इमाम साहब, बिल्कुल सही आपकी तमाम तर बातें हैं और आप अपने नजरिए से कह रहे हैं। यहाँ आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये तमाम तर चीजें
एन इलेक्शन से पहले ही क्यों नजर आ रही हैं? इससे पहले तो कई तरह का जो सियासी गठबंधन है वो हम देखते रहे हैं। इससे पहले भी तो ये तमाम मसले रहे थे, तब इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी गई? है ना जी, देखिए दो चीजें ये है कि हम पिछले 2017 से कम एक दो मुद्दों पे बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पढ़ाई और एक दवाई पे। 2017 से लगातार हम बिहार में इस बात की कर रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीम का इंतजाम हो, बेहतर तालीम का इंतजाम हो, अच्छे टीचरान का इंतजाम हो, और जो डिग्री लाओ और नौकरी पाओ वाले टीचर हैं उनको किसी दूसरे महकमे में उनको भेजा जाए उनकी काबिलियत के हिसाब से। तो हम लगातार इसकी बात कर रहे हैं। हम आज चुनाव के वक्त नहीं कर रहे हैं कि चुनाव में पढ़ाई बेहतर हो या अच्छे सेहत का इंतजाम हो। हमने 2018-19 में भी जब चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी, हमारे अध्यक्ष, हमारे सदर जनाब उपेंद्र कुशवाहा साहब ने मुजफ्फरपुर से पटना तक पदयात्रा करके कहा था कि आप अच्छे सेहत का इंतजाम कीजिए, अस्पतालों के इंतजाम कीजिए। और 2017 से लगातार हम सरकार से, जो पिछली जब हम एनडीए में थे तब भी और जब महागठबंधन में आए तब भी, हम सड़कों पे उतरे, हमने लाठियां खाई अच्छी तालीम के लिए, हमारे सदर पे लाठियां बरसाई गई। तो ये नहीं कह सकते हैं कि आप हम सिर्फ चुनाव के वक्त कर रहे हैं। और अगर अच्छी तालीम होगी तो जाहिर है कि रोजगार के मौका भी ज्यादा होंगे। आपके ही चैनल में एक राजमिस्त्री ने बहुत पहले वो बहुत वीडियो भी वायरल हुआ कि अगर हमें अच्छी तालीम दे दी जाए तो हम रोटी तो छीन के हासिल कर लेंगे। मतलब हम पढ़ लेंगे तो आरएलएसपी से जो आए जी हुए जी हैं, महफूज, क्या आप यहाँ बिहार में बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा साहब जो है बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा साहब जो है मरकज में वजीर तालीम थे साहब, HRD मिनिस्टर थे, और फिर आप कह रहे हैं कि हम बहुत ज़माने से ये कोशिश कर रहे हैं तालीम के सिलसिले में और दवा के सिलसिले में। उस दिन कहाँ फिर सो गए थे आप लोग जब वो मरकज़ी वज़ीर थे, एजुकेशन के वज़ीर थे। बिहार में आपने काम नहीं किया। बीजेपी के साथ आप इत्तेहाद में थे, बीजेपी के साथ साथी बैठे हुए हैं अशोक जी। आज आप कह रहे हैं कि एजुकेशन के सिलसिले में काम नहीं हुआ, RLSP ये दावा कर रही है। और एक सवाल जो है अशोक जी से है, अशोक जी कह रहे थे कि बाहर जाना, दिल्ली जाना जो है वो माइग्रेट नहीं कहा जाएगा। सवाल यहाँ माइग्रेशन का नहीं है। आपको याद होगा कि 1990 से पहले पटना साइंस कॉलेज में 4 दिन पढ़ाई नहीं हुई थी, तो ये सवाल बिहार के विधानसभा में उठा था जगन्नाथ मिश्रा के ज़माने में। आज आलम यह है कि कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है, कोई पूछने वाला नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में जाहिर है लोग जो है बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाएंगे। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि दावा अपनी जगह पर है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि आप काम क्या कर रहे हैं। ये बात वही सही है कि तालाब के किनारे खड़ा होकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि तालाब में पानी कितना है। जब तक कि आप अंदर में जाएंगे नहीं तो यहाँ सियासी पार्टियाँ उस मसले को हल करना नहीं चाहती है, जाना नहीं चाहती है, इसलिए कि काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन किनारे बैठकर वादा और दावा करना, जी फजल इमाम साहब, हमारे साथी महफूज आलम ये सवाल कर रहे हैं कि अभी तक किया कुछ क्यों नहीं गया, और ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला था। नहीं, देखिए शायद उनको जानकारी नहीं, थोड़ी जानकारी होमवर्क करके आ जाया करें। जब वो मरकजी वजीर थे तो केंद्रीय विद्यालय बिहार में खोलने के लिए जिन 7 जिलों में, तब नीतीश कुमार की भी सरकार थी और कांग्रेस और JDU की मिलीजुली सरकार भी थी जिसको महागठबंधन कहा गया था। बिहार के 7 जिलों में सेंट्रल स्कूल नहीं है। बाकायदा वहाँ से प्रस्ताव स्वीकृत करके उपेंद्र कुशवाहा जी ने यहाँ भिजवाए, यहाँ की सरकार को कि जमीन मुहैया करवाई जाए। 2 सेंट्रल स्कूलों की मंजूरी मिली और औरंगाबाद में और नवादा में 2018 से सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक उपेंद्र जी थे तब से लेकर अब तक, आज की तारीख जब चुनाव दूसरे चरण का वोट डाला जा रहा है, तब तक बिहार की सरकार ने सेंट्रल जमीन की स्कूल के लिए जमीन को हस्तांतरित नहीं किया है। ठीक है, आपसे बातचीत जारी है। अशोक सिन्हा जी आपके पास आना चाहेंगे। अशोक सिन्हा जी, लगातार आपसे भी हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर अशोक सिन्हा जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि सेंटर की तरफ से बहुत सारे फंड दिए जाते हैं, लेकिन उनका अगर इस्तेमाल नहीं होता है तो क्या ये जवाबदेही सेंटर की नहीं होती? क्या ये जवाबदेही आपकी पार्टी की नहीं होती कि एक बार पूछा जाता कि उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ?
पहले तो मैं आरएलएसपी के जो प्रतिनिधि हैं जी, फजल इमाम उनको मैं साहब। क्लियर कर दूं जी कि 2014 से आदरणीय कुशवाहा जी दिल्ली में मंत्री हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इनको 18 तक, जब तक इनका लीडरशिप का अपना मामला दिमाग में नहीं आया, तब तक इन्होंने कोई तालीम की बात नहीं की, कोई शिक्षा की बात नहीं की। और इनके पहले के रहने वाले जैसे कि इवन आरजेडी के अशोक सिन्हा जी, थोड़ा सा फातमी होमवर्क साहब, करो। उन्होंने भी 9 स्कूल यहाँ ले आया। भाई। और इन्होंने होमवर्क ये करें। मैं बतला दूं इनको, होमवर्क करें। मुझे पहले बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं मैं बता दूं, पहले क्लियर कर लूं। आपके टर्म में आप बोलिएगा। फजल इमाम साहब जरा बात सुन लें। फजल इमाम साहब, अशोक जी की बात भी सुन लेते हैं, फिर आपसे भी बात करेंगे। जरा सा बात सुन लीजिए, ये आपको भी क्लियर हो जाए। इमाम साहब जरा सा आप भी जान लीजिए कम से कम। नहीं मैं एजुकेशन से हूं, इसलिए मैं आपको ऑथेंटिक रूप से बतला रहा हूं। जब 2014 से 18 तक उपेंद्र कुशवाहा जी ने न कोई नवोदय खोला जो उनके अधीन था, न कोई केंद्रीय विद्यालय की मांग की जो उनके अधीन था, और उन्होंने औरंगाबाद और नवीनगर की बात की, वो खुल गया, वो बाद में खुल ही गया। लेकिन इन्होंने कभी कोई कोशिश, मैं समझता हूं कि बिहार से जो केंद्रीय मंत्री एजुकेशन के रहे हैं, चाहे डीपी यादव हो, चाहे एलपी शाही हो, चाहे फातमी हो, इन सब ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन 21वीं शताब्दी में एक मंत्री होने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा जी का एजुकेशन में, और खास के बिहार के एजुकेशन में, 0 कंट्रीब्यूशन है, 0। और कहने का तो हम बहुत बात बोल सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी कोई व्यवधान नहीं आया। हाँ, अगर व्यवधान आया तो उनका लीडरशिप का मंसूबा वही व्यवधान था। और मैं बात और फिर मैं बात और ये कर दूं कि जहां तक आपने हिना बात कही कि केंद्रीय जो अनुदान आते हैं, उन अनुदानों का अगर पूरा तरह से खर्च नहीं हो तो केंद्र की जिम्मेवारी ये होती है। इस फेडरल गवर्नमेंट में केंद्र की जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को केंद्र बखूबी निभा रहा है। मैं तो 2014 से ये कह सकता हूं कि जितने भी फंड अनयूटिलाइज्ड रहे, प्रॉपर ढंग से वो फंड हस्तांतरित किए गए, एक एक पैसे का अकाउंट रखा गया, और कभी भी इस गवर्नमेंट को वहां से फंड आने में कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ, कोई व्यवधान नहीं हुआ। और जी, अशोक जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से खुद तेजस्वी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि यहाँ पर मुलाजमतें हैं, सर्विसेज हैं, लेकिन उन स्थानों को भरा नहीं गया है। इस तरह की बात जब सामने आ रही है और उसी चीज को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इस बारे में क्यों नहीं बात की जाती? मैं वही आ रहा हूं। नहीं मैं वही आ रहा हूं। वो आगे नहीं आ रहे हैं, वो सेल्फ गोल कर रहे हैं। चूंकि ही ना उनके 15 साल में सिर्फ 96,000 आदमी को जॉब दिया गया, और वो भी कट मनी के साथ। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हायर एजुकेशन में मैं उसी से हूं। सिगरेट के पन्ने पे वहां अपॉइंटमेंट होता था प्रोफेसर का। एक भाई साहब कदम कुआं से सिगरेट के पन्ने पे लिखते थे, अपॉइंट हिम एज प्रिंसिपल, अपॉइंट हिम एज वाइस चांसलर। वो तो हालात थे, कोई पुरानी बात नहीं है। ये सारे उदाहरण यहां पे हैं। कम से कम एक सिस्टम तो है, जिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है। तो जहां एकदम 0 से भी नेगेटिव लेवल पे जा रहा था सब कुछ, एक ऑर्डर में लाके इस एनडीए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम क्रिएट किया है। मैं नहीं समझता हूं भविष्य में किसी भी सरकार, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी ही सरकार आएगी, किसी भी सरकार को कोई प्रॉब्लम होगा। और अब जो विकास की दर है वो 12 नहीं, 12 नहीं, वो 15, 16, 18, 20 तक जाएगा। और बिहार निश्चित रूप से कैचअप करेगा। अभी तो कॉम्पेंसेट कर रहा था, चूंकि बहुत नीचे आ रहा था। और महफूज साहब ने एक बात बहुत बढ़िया कहा कि
जो साइंस कॉलेज थे, जब 4 दिन क्लास नहीं हुआ था तो वो विधानसभा में क्वेश्चन उठा था। मैं एग्री करता हूं जी। ये 1975, 76, 77, 78 जेपी मूवमेंट के बाद निश्चित रूप से डेमोक्रेसी का जब ग्रास रूट पे आने लगा तो हर चीज के अलावा एजुकेशन में भी कुछ डेमोक्रेटाइजेशन जी अशोक ज्यादा सिन्हा जी, ही हुआ, लगातार जो आपसे कि भी गलत बातचीत है। जारी रहेगी और हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं उनसे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। महफूज भी हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, जल्द लौटेंगे।